हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस के चैप्टर 6 का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में जो पिछला वीडियो था हमने उसमें प्रोटेक्टिव शील्ड ओजोन लेयर के बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि ओजोन लेयर हमारे अर्थ को जो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है उससे बचाता है। और इस टॉपिक में इस चैप्टर में चूँकि हम लोग केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के विषय में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है केमिकल चेंज यहाँ पे हम पढ़ रहे थे। और ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है 6.3 में रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको आज हम रीड करेंगे। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है, यानी जो लोहे में कहीं पे जंग लगता है वो एक केमिकल चेंज होता है। तो आइए इसकी रीडिंग हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। This is one change that affects iron articles and slowly destroys them. Since iron is used in making bridges, ships, cars, trucks, bodies, and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लोहा होता है उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी बनाई जाती हैं, ढेर सारी आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आपकी ब्रिज बनाने में, शिप बनाने में, कार्स को बनाने में, ट्रक को बनाने में इसका यूज होता है, और बहुत सारे आर्टिकल्स की बॉडी को बनाने में इसका यूज होता है। इसलिए यहाँ पे देखिए जो मॉनेटरी लॉस होता है, यानी क्योंकि ज़्यादा सामान लोहे से बनते हैं इसलिए रस्टिंग के कारण जो नुकसान होता है बहुत भारी भी होता है। आगे इसमें हम रीड करते हैं, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जो रस्टिंग का प्रोसेस है इसको हम इस इक्वेशन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आयरन होता है और ये ऑक्सीजन से क्या करता है, कंबाइन होता है। आयरन किससे जुड़ता है, ऑक्सीजन से कंबाइन होता है। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। उसके बाद में जो वाटर होता है एटमॉस्फेरिक, चाहे वाटर वेपर हो या ये बूंदों के फॉर्म में हो, दोनों इन तीनों को मिला के यानी आयरन, ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक वेपर या वाटर जो होता है इससे मिलकर एक नया सब्सटेंस यहाँ पे बनता है जिसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं, Fe2O3। इसको हम क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड कहते हैं। एक नया सब्सटेंस यहाँ पे बनता है। तो आप देखिए यहाँ पे आयरन एक अलग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक दूसरा सब्सटेंस है और वाटर भी एक तीसरा सब्सटेंस है। ये तीनों सब्सटेंस मिल करके एक नया सब्सटेंस यहाँ पे बना देते हैं जिसको हम आयरन ऑक्साइड या रस्ट कहते हैं। और ये जो आपका रस्ट होता है, ये रस्ट एक नया सब्सटेंस बनता है और ये लोहे को यहाँ पे ख़त्म करता है। तो ये आपकी रस्टिंग की प्रोसेस होती है। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल। तो रस्टिंग के लिए जो ऑक्सीजन का प्रेजेंस है और साथ में वाटर, इन दोनों का प्रेजेंस ज़्यादा है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं, समुद्र तटीय एरियाज़ हैं, वहाँ पे रस्टिंग ज़्यादा क्यों होती है। तो जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो वाटर वेपर होता है या नमी ज़्यादा होती है, इस कारण वहाँ पे रस्टिंग ज़्यादा होती है। नेक्स्ट रीड करते हैं, इन फैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई व्हिच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकेम्स फास्टर। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर मॉइस्चर जो होता है, आर्द्रता या नमी एटमॉस्फेयर में अगर ज़्यादा होती है तो रस्टिंग जो है ज़्यादा तेज़ी से होता है। आगे इसमें रीड करते हैं, सो हाउ डू बी प्रिवेंट रस्टिंग, प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन contact with oxygen or water or both. One simple way is to apply a coat of paint or grease. In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. Another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc on iron. तो यहाँ पे आपसे ये जो क्वेश्चन है कि जो रस्टिंग है उसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो हम प्रिवेंट करने के लिए जो सरफेस होता है, आर्टिकल जो होती है हमारी, उसके सरफेस पे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ना पहुँचे इसके लिए, या पानी उसके सरफेस पे ना पहुँचे, या दोनों इसके साथ ना पहुँचे, उसके लिए हम इसके ऊपर क्या करते हैं, एक कोट ऑफ पेंट, इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं। जैसे कोई आयरन की ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर हम पेंट लगा देंगे तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है या वाटर है इस पेंट को भेद करके इसके अंदर नहीं जा पाएगा और रस्टिंग से हम बच जाएंगे। तो ये जो कोट्स होते हैं ये रेगुलरली यहाँ पे जो पेंटिंग है ये लगाई जानी चाहिए जिसके कारण रस्टिंग ना हो। एक दूसरा जो तरीका है कि जो हमारा आयरन ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हम क्रोमियम या जिंक का एक लेयर चढ़ा दें, तो इससे भी क्या होगा, ये आपका जो है रस्टिंग नहीं होगी। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे कुछ जिज्ञासा आपको दी गई है, इसमें बूझो कुछ कह रही है। तो यहाँ पे देखिए, वो दैट इज वाई माई फ्रेंड रीता इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयरन आर्टिकल्स रस्टिंग सो फास्ट सी लिव्स नियर द कोस्ट। तो यहाँ पे बताया गया है कि यही कारण है कि जो रीता, इसकी कोई फ्रेंड है रीता, वो बार बार ये कहती है कि उसके यहाँ पे जो आयरन आर्टिकल्स हैं वो बहुत तेज़ी से रस्ट करते हैं।
तो तेज़ी से रस्ट होने का कारण क्या होता है कि शी लिव्स नियर द कोस्ट, ये कोस्ट के नियर रहती है यानी सागर या समुद्र के किनारे रहती है, और वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है वो ज़्यादा होता है, इस कारण से वहाँ पे रस्टिंग ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे टॉपिक दी गई है कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिनको ऊपर किसी दूसरे मेटल का जिसमें रस्ट नहीं लगता, जैसे क्रोमियम या जिंक का अगर हम एक लेयर उसके ऊपर चढ़ा देते हैं तो आयरन के कंटेक्ट में ना तो ऑक्सीजन आएगा ना ही वाटर आएगा और उसमें रस्टिंग से बच जाएगा। इसको रीड करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें दिया गया है, इसको आपको याद करना रहेगा क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये आपको याद रखना है। द आयरन पाइप्स वेयर यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो हमारे घरों में जो वाटर सप्लाई होती है उसकी जो पाइप्स होती हैं वो आयरन की बनी होती हैं, या आपने घरों में या गाँव में लगे हुए जो सरकारी नल होते हैं उनको आपने देखा होगा। तो इस सरकारी नल में जो यहाँ पे आप देखें हैं, जो इस सरकारी नल में जो एक वो लगा रहता है, ये नल होता है, इसके ऊपर आप देखेंगे तो कुछ वाइट कलर में इस तरीके से एक लगा रहता है, ये आपका जंग इसमें नहीं लगता, ये एक्चुअल में गैल्वेनाइज होता है। जो सरकारी नल गाँव में लगाते हैं इसके ऊपर एक जिंक की एक लेयर लगा दी जाती है जिससे कारण इसमें से जंग नहीं लगता, लेकिन ये बना हुआ किसका, लोहे का होता है। आगे इसमें रीड करते हैं। दिस आयरन पाइप्स वेयर, तो ये हमने रीड कर लिया है कि जो आयरन पाइप होती है हमारे घरों में सप्लाई की उसमें ये गैल्वेनाइज्ड होती हैं, इस कारण इनमें रस्टिंग नहीं होती है। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड ये पार्ट ऑफ देम रिमेंस अंडर वाटर ऑन द part on the part above water also water drops keeping clinging to the ship outer surface. Moreover the water of the sea contains many salts. The salt water makes the process of rust formation faster, therefore ships suffer a lot of damage for rusting in spite of being इसमें आगे देखना है पेंटेड सो मच सो दैट ए फॉर्मेशन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। कैन यू इमेजिन द मॉनिटरी लॉस टू द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपसे बताया गया है कि जो जहाज़ होती है, शिप्स होती है, वो चूँकि जो पानी में रहती है, सागर के पानी में रहती है और उसमें नमक होता है, और जो नमक होता है इसमें देखिए कुछ पार्ट इसका जहाज़ का पानी के अंदर रहता है और कुछ पार्ट इसके ऊपर रहता है, लेकिन जो ऊपर रहता है उसमें भी पानी का लगातार इसमें कांटेक्ट बना रहता है, और इसके कारण जो है इसका जो आउटर लेयर होता है जहाज़ का, इसमें बहुत ज़्यादा रस्ट लगता है, जंग बहुत ज़्यादा लगता है, और ये इसमें बहुत ज़्यादा एक नुकसान होता है क्योंकि इसमें पेंटेड भले किया जाता है और बार बार इसमें नुकसान। तो आप इसमें इमेजिन करिए कितना इसका मॉनेटरी लॉस होता है, पैसे का कितना ज़्यादा नुकसान होता है, तो इसका आप कल्पना करिए बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें होता है। आगे इसमें देखिए एक फैक्ट दिया गया है। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। इट डज नॉट रस्ट। तो यहाँ पे देखिए स्टेनलेस स्टील का नाम आपने घर में देखिए थालियाँ या प्लेट बनी हुई आपको मिल जाएंगी। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है ये एक मिक्स होता है किसका, आयरन और कार्बन इसमें मेनली होते हैं, उसके साथ में क्रोमियम या निकेल आपका इसमें मिलाया जा सकता है, साथ में मैग्नीज भी मिलाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कर देने से जो ये होता है इसमें रस्टिंग नहीं होती है। आपने घर में जो बने हुए प्लेट्स होते हैं वो सभी स्टील के होते हैं, स्टेनलेस स्टील के होते हैं, या जो हमारा ब्लेड होता है आप देखे होंगे वो सभी क्या होते हैं, इसके बने होते हैं और उसमें रस्टिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए एक मिक्सचर यहाँ पे बन जाता है। स्टेनलेस स्टील क्या है, एक मिक्सचर है, कोई एक सब्सटेंस नहीं है। अगर आप स्टेनलेस स्टील पे अगर एक चुंबक लगाएंगे तो चिपक जाएगा, लेकिन उसमें कभी जंग नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये आयरन, कार्बन और कुछ मेटल जैसे क्रोमियम, निकल या मैग्नीज का मिक्सचर होता है। तो मेनली इसमें मिक्सिंग क्या होती है, आयरन और कार्बन होता है, इसके साथ में क्रोमियम ज़्यादा मात्रा में होता है, कभी कभी इसमें निकल और मैग्नीज भी मिला दी जाती है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। आगे इसमें हम देखते हैं। तो ये हमने देख लिया कि रस्टिंग क्या है। रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक मेथड होता है, उसके ऊपर ग्रीस वगैरह हम लगा सकते हैं। एक अलग मेथड है कि इसको हम जो है इसका पेंटिंग कर दें। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, तो यहाँ पे हमको ये देखना था कि आयरन जो है, आयरन का रस्टिंग एक आपका केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा क्रिस्टलाइजेशन है। तो इस क्रिस्टलाइजेशन को हम यहाँ पे रीड करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो इसको यहाँ पे रीड करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट साल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोराइजेशन ऑफ सी वाटर। द साल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज नॉट प्योर and the shape of its crystals cannot be seen clearly. However, large crystals of pure substance uh, can be formed from their solutions. The process is called crystallization.
इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे आपसे बताया गया है कि जैसे आपने क्लास 6 में आपने रीड किया होगा कि जो साल्ट के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे नमक जो होता है, समुद्र के पानी में नमक होता है, और इस नमक को हम क्या करते हैं, जैसे खेत होते हैं इनमें पानी समुद्र का जाता है और फिर ये पानी उड़ जाता है, यहाँ पे नीचे नमक रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो पानी में नमक घुला होता है और नमक से फिर क्या होता है, साल्ट एक बनता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो ये जो यहाँ पे क्रिस्टल यहाँ पे बन जाता है नमक का, या रोड़े जिसे कहते हैं, वो बड़े बड़े दाने नमक के बनते हैं, बिना पिसा हुआ नमक। तो ये जो क्रिस्टल आपका इसका बनता है, ये एक फिजिकल चेंज होता है। लेकिन तो यहाँ पे जो ये फिजिकल चेंज है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या, इसका मतलब ये है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जो मान लेते हैं समुद्र के पानी में ढेर सारा नमक घुला हुआ है और समुद्र के पानी को हम इवेपोराइज करके अगर हम साल्ट का क्रिस्टल बना लेते हैं, तो ये जो क्रिस्टल यहाँ पे बन जाता है, यानी समुद्र के पानी से साल्ट का क्रिस्टल, नमक का क्रिस्टल बना लेने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे देखिए एक पहले यहाँ पे एक्टिविटी आपको करनी है, एक्टिविटी 6.9, और इसमें आपसे कहा गया है कि जो टीचर के प्रेजेंस में इसको आपको परफॉर्म करना है। 6.9 एक्टिविटी है, टू बी परफॉर्म्ड मतलब इसको किया जाना इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। तो टीचर के प्रेजेंट में आप इसको प्रेजेंस में इसको आपको करना है, चूँकि इसको हम ऐसे ही सिर्फ रीड करेंगे क्योंकि आजकल स्कूल चल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, सावधानी दी गई, यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल व्हाइल बॉइलिंग वाटर। तो आपको क्या करना है, जो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे आपको यूज करना होगा, लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड आप कैसा यूज करेंगे, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे, जो बहुत ज़्यादा तेज ना हो इस तरीके से। और आपको जब आप वाटर को बॉयल करेंगे तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है। तो आइए इसको रीड करते हैं, व्हाट इज इन दिस एक्टिविटी, लेट अस सी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर and add a few drops of dilute sulfuric acid. Heat the water. When it starts boiling, add copper sulfate powder slowly while stirring continuously. Figure 6.6. Continue adding copper sulfate powder till no more powder can be dissolved. Filter the solution. Allow it to cool. Do not disturb the solution when it is cooling. Look at the solution after some time. Can you see the crystals of copper sulfate? If not, wait for some more time. आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये कोई आप बीकर ले लीजिएगा। आपको क्या लेना है, एक बीकर लेना है। इसको हम यहाँ पे बता देते हैं, इस तरीके से आपको काम करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आप यहाँ पे बीकर लेंगे, इस बीकर में आप थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसके बाद में इसको आप गर्म करते जाएंगे, जब ये पानी उबलने लग जाएगा इसमें थोड़ा सा आप कॉपर सल्फेट डालेंगे, कॉपर सल्फेट, और उसके बाद में इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड आप डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड हम क्यों डालते हैं, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट होता है जब उसको इसमें डालेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड इसको अच्छी तरीके से घुलने में सहयोग देगा, इस कारण हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब ये पानी उबलने लग जाएगा तो इसमें जो कॉपर सल्फेट है आप इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाइए, इसको चम्मच से हिलाते जाइए। तो ये कैसी स्थिति आएगी कि इसमें जो सॉल्यूशन में जितना सारा कॉपर सल्फेट हम घोल सकते हैं उतना घुल जाएगा। अगर इसमें थोड़ा और ज़्यादा हम इसमें कॉपर सल्फेट डालेंगे तो नहीं घुलेगा। तो वहाँ पे हम इसमें कॉपर सल्फेट को डालना यहाँ पे बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर ये जो सॉल्यूशन हमको मिला, कॉपर सल्फेट वाटर का जो सॉल्यूशन है ब्लू कलर में इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो एक चीज़ आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको बताया गया होगा कि जो किसी भी लिक्विड में जो सब्सटेंस जिसको हम सॉल्वेंट को घोलते हैं, तो जब वो गर्म होता है तो उसमें हम ज़्यादा मात्रा में घोल सकते हैं, लेकिन जब वो ठंडा होता है तो फिर जो यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हमने घोल दिया था वो फिर से सॉलिड फॉर्म में नीचे यहाँ पे बैठ जाएगा या इसमें थोड़ा बहुत ऐसे तैरता रह जाएगा। तो यही प्रोसेस यहाँ भी होती है कि जब ये गर्म था तो इसमें जो कॉपर सल्फेट था वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में घुल गया, जितना इसमें ठंडा रहने में नहीं घुलता है। लेकिन जब इसको हमने गर्म करके घोला तो इसमें ज़्यादा मात्रा में घुल गया। लेकिन जब फिर से ये जो आपका सॉल्यूशन है जब ये ठंडा हुआ तो इसमें जितना ज़्यादा मात्रा में कॉपर सल्फेट घुला था वो कॉपर सल्फेट फिर से क्या हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल के फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को जब आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका एक एनलार्ज व्यू आपको यहाँ पे बढ़ा के इसको दिखाया गया है। तो इसके नीचे आप देखेंगे इस तरीके के क्रिस्टल्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो जो क्रिस्टल्स होते हैं इनका एक हम इमेज आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, उसको आप देख लीजिए कि ये क्रिस्टल किस तरीके से होता है।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो क्रिस्टल होता है कॉपर सल्फेट का, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसके अंदर कुछ इसी तरीके का क्रिस्टल वहाँ पे देखिए कांच के टुकड़े जैसा आपको दिखाई देगा, ब्लूइश कलर में, नीले कलर में। तो इसी तरीके का बिल्कुल क्रिस्टल वहाँ पे आपको मिलेगा जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये पानी के अंदर ऐसा ही क्रिस्टल वहाँ पे दिखाई देगा। हालांकि जब इसको थोड़ा सा हम पानी में घोलते हैं तब ये घुल जाता है, थोड़ा और घोलेंगे तब भी घुल जाएगा, लेकिन एक सीमा के बाद में इसमें जब हम और ज़्यादा घोलेंगे तब ये नहीं घुलेगा। लेकिन जब उसको गर्म कर देते हैं तो इसमें जितना उसमें घुलता है उससे ज़्यादा मात्रा में घुल जाता है। तो हमने उसको गर्म करके सॉल्यूशन को यही किया कि जितना उसमें क्रिस्टल घुलता है उससे ज़्यादा मात्रा में हमने उसको घोल दिया था। लेकिन जब वो ठंडा हुआ तो उसके अंदर फिर ये जो क्रिस्टल है ये फिर से जो है क्रिस्टल आपको दिखाई दिया, क्योंकि गर्म होने पर ज़्यादा मात्रा में घुल गया। लेकिन जब वो सॉल्यूशन आपका ठंडा हुआ जिसको हमने गर्म करके बनाया है, तो उसके बाद में क्रिस्टल ठंडा होने पर जो आपका जो सॉल्यूशन था उसमें ये क्रिस्टल इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्रिस्टल है किस तरीके के, नमक के जैसा बिल्कुल दिखाई दे, लेकिन अब नमक आपका वाइट होता है और ये आपका कैसा है, ब्लूइश कलर में, थोड़े से नीले कलर में है। ये नीला कलर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर होता है ये कॉपर जो है नीला कलर देता है सॉल्यूशन में या क्रिस्टल में भी, तो ये इसका कारण होता है। आइए फिर से हम उसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो जो हमने क्रिस्टल दिखाया ठीक उसी तरीके क्रिस्टल इसके अंदर आपको, ऐसा नहीं है कि पूरे में सब पूरा का पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। इसमें जैसे थोड़े से पार्ट में यहाँ थोड़ा सा क्रिस्टल, थोड़ा सा क्रिस्टल यहाँ, थोड़ा सा क्रिस्टल यहाँ, इस तरीके से क्रिस्टल आपको थोड़े थोड़े दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल आपको यहाँ दिखाई दे क्रिस्टल है। आगे देखिए क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे आपको बताया गया कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, जैसे किसी लिक्विड में अगर किसी हमने साल्ट को यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया है तो उस साल्ट से हम अगर उसके सॉलिड स्टेट को अगर हम निकाल दें उस साल्ट को, तो इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो ये आपको ध्यान देना है, ये क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक फिजिकल चेंज होता है, आपको ध्यान देना है क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक फिजिकल चेंज है। अब यहाँ पे रीड करते हैं, यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट। तो इसमें आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में यहाँ पे पढ़ा हुआ है, तो आपको ट्राई करना है आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो अपने आसपास में जो आप चेंजेस देखते हैं उनमें फिजिकल चेंजेस कौन कौन से हैं और केमिकल चेंजेस कौन कौन से हैं, इसको आप आइडेंटिफाई करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ कीवर्ड्स दिए गए, इनको हम यहाँ पे रीड कर देते हैं। केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन। क्रिस्टलाइजेशन को हम हिंदी में इसको रवाकरण कह सकते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रवाकरण, या इसको सिंपली इसको क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं। लेकिन इसकी शुद्ध हिंदी तो इसकी क्या होती है, रवाकरण होती है, लेकिन इसको हम क्रिस्टलाइजेशन भी हिंदी में लिख देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो दोनों बातें सेम हैं। आगे देखिए केमिकल चेंज, क्रिस्टलाइजेशन, फिजिकल चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन होता है, केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया, गैल्वेनाइजेशन को गैल्वेनाइजेशन हिंदी में ही हम कहते हैं, और इसका मतलब होता है किसी आयरन के ऑब्जेक्ट पर जिंक की एक परत चढ़ा देने से उसमें रस्टिंग नहीं होती, और रस्टिंग का मतलब आप जानते हैं जंग लगना या मोर्चा लगना, इसको हम रस्टिंग बोलते हैं। आगे देखिए इसमें कुछ जो फैक्ट आपको दिए गए हैं इसको भी आप रीड कर लीजिए। व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या कुछ सीखा है। चेंजेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल चेंजेज आर चेंजेज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इन दीज चेंजेज में भी रिवर्स। तो फिजिकल चेंज होते हैं, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और ये सब्सटेंसेज जो होते हैं इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और इनका जो चेंज है ये रिवर्स किया जा सकता है। यानी जो चेंज हुआ, जैसे हमने अभी क्रिस्टलाइजेशन किया तो हमने क्रिस्टल को बना लिया, और इस क्रिस्टल को हम फिर से गर्म करेंगे तो जो सॉल्यूशन था उसमें फिर से घुल जाएगा, तो ये आपका फिजिकल चेंज होता है। आगे देखिए केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंसेज ऑफ फॉर्म्ड, जो केमिकल चेंज होता है उसमें एक नया पदार्थ बन जाता है। जैसे हमने रस्टिंग ऑफ आयरन को देखा, तो पहले ऑक्सीजन और यहाँ पे आयरन था, लेकिन आयरन, ऑक्सीजन और वाटर मिलकर एक नया सब्सटेंस क्या बना लिए थे, Fe2O3 बना लिए थे। क्या बना लिए थे इसमें, Fe2O3, इसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये रेड कलर का जो पदार्थ बनता है ये आयरन ऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, सम सब्सटेंसेज कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिनके हम प्योर फॉर्म को उनके प्योर स्टेट में उनको प्राप्त कर सकते हैं कुछ सॉल्यूशन से, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसको हम फिर से रीड करते हैं, सम सब्सटेंसेज कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाई क्रिस्टलाइजेशन। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम उनके विलयनों से क्रिस्टलाइजेशन के मेथड से उनको प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स में आप यहाँ पे कॉपर सल्फेट को अभी आपने देखा है, उसके बाद में आप कॉपर सल्फेट के बाद में आपने जो NaCl जो खाने का नमक होता है इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन है तो इसके सॉल्यूशन को गर्म करके आप इसका क्रिस्टल फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कॉपर सल्फेट का जो हमने क्रिस्टल यहाँ पे निकाला है वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट से यहाँ पे क्रिस्टल हमने निकाला हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक आज के यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।